आज के इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी मेंस की तैयारी का डे 5 देखेंगे, जिसमें हम लोग मेंस आंसर राइटिंग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें मेंस आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, कैसे हम शुरुआत करेंगे, हमारे आंसर का फॉर्मेट क्या होगा, अगर हमें कोई फ्लो चार्ट, डायग्राम, पिक्चर कोई भी ऐड करना है तो वो हम अपने आंसर में कहाँ ऐड करेंगे और किन किन तरह के प्रश्न आएंगे हमारे एग्ज़ाम में और किन प्रश्नों का उत्तर हमें किस तरह देना है, किस वर्ड्स का मतलब क्या होता है, किस शब्द का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए यूज़फुल है जो कि पीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो मेंस आंसर राइटिंग लिखना शुरू करना चाहते हैं, और वैसे लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो मेंस लिख रहे हैं एग्ज़ाम में लेकिन उनके अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें ये देखेंगे। अगर मेंस आंसर राइटिंग में आंसर के फॉर्मेट की बात की जाए तो हमारे आंसर के पूरे बॉडी में हमें 3 पार्ट लिखना है। पहला इंट्रोडक्शन, परिचय, दूसरा कंटेंट, विषय वस्तु, तीसरा कंक्लूजन, निष्कर्ष। इंट्रोडक्शन हमें क्वेश्चन का जो पूछा जा रहा है, जो भी हमें आंसर देना है, उसको क्वेश्चन से लिंक करते हुए एक छोटा सा हम लोग 4 से 5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सेकंड हमारा कंटेंट होगा। कंटेंट में हम लोग जो भी हमें आंसर देना है, जो भी सवाल पूछा जा रहा है, उसका जो मेन आंसर है वो हमारे कंटेंट में होगा। और कंक्लूजन, पूरे क्वेश्चन का, पूरे आंसर का जो एक निचोड़ होता है वो होता है कंक्लूजन। जो भी आप बताना चाहते हैं, जो भी आप आंसर दे रहे हैं, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो क्या आप लिखें अपने आंसर में, वो हमारा निचोड़ हो, उसका निचोड़ हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे 2 से 3 लाइन में। और हमारा कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए ताकि अगर एग्जामिनर इंट्रोडक्शन और कंटेंट का पार्ट ना भी पढ़े और सिर्फ कंक्लूजन देखे तो कंक्लूजन पढ़ करके ही वो समझ जाए कि हाँ, आप क्या बताना चाहते हैं अपने आंसर में, आप क्या लिखें अपने आंसर में। अगर डायग्राम, पिक्चर या फ्लो चार्ट के पार्ट जो भी आप अपने आंसर में वो लिखना चाहते हैं, तो बात आती है कि हम उसको कहाँ लिखेंगे। तो हम उसको कंटेंट में लिखेंगे। जब हम कंटेंट लिखना शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद जब हम कंटेंट लिखना शुरू करेंगे, तब हम या तो पहले में ही उस अपने डायग्राम, फ्लो चार्ट या जो भी है उसको हम वहाँ पे इनपुट कर देंगे, उसको वहाँ पे लिख देंगे या बना देंगे, या फिर जहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं तो जहाँ लिख रहे हैं उसके साइड में, मतलब हाफ पेज में आप अपना आंसर लिखें और साइड में आप अपना डायग्राम, फ्लो चार्ट जो भी बना दें, ताकि जब भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करने जाए तो आपके जो कंटेंट लिखे हुए हैं उसके पहले ही आपका वो फ्लो चार्ट, डायग्राम में फ़ोटो दिख जाए, ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ, आप अपने आंसर में क्या-क्या लिखने वाले हो, क्या नहीं लिखने वाले हो। क्योंकि फ्लो चार्ट, डायग्राम से भी हम लोग उसका अपना निचोड़ ही वहाँ देते हैं, जो कंटेंट में लिखना चाह रहे हैं उसका एक शॉर्ट वहाँ पे हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि मेंस के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे वर्णन करें, विवरण दें, व्याख्या कीजिए, स्पष्टीकरण कीजिए, प्रकाश डालिए, परीक्षण कीजिए, आलोचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो ये इन अलग अलग वर्ड्स का क्या मतलब है, इन अलग अलग वर्ड्स के क्वेश्चन में रहने से क्वेश्चन से किस तरह के कैंडिडेट से किस तरह के आंसर का एक्सपेक्टेशन रखा जाता है, कैसे आंसर करना होता है, क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता, वो सब अब हम लोग देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर प्रश्न में वर्णन करें या विवरण दें ऐसा दिया जाता है तो हमें इस क्या लिखना है। तो इस अगर प्रश्न में वर्णन करें या विवरण दे ऐसा पूछा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि अभ्यर्थी से ये अपेक्षा की जा रही है कि वह पूछे गए प्रश्न से संबंधित जो भी जानकारी उनके पास है उनको सरल व सहज भाषा में अभिव्यक्त करें। और ऐसे प्रश्नों में फैक्ट्स की ज़्यादा गुंजाइश होती है, मतलब तथ्यों की ज़्यादा गुंजाइश होती है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 53rd बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्ति और कार्यों का तथा बिहार में इनकी भूमिका का वर्णन कीजिए।
तो यहाँ पे पूछा आपसे वर्णन करने के लिए या विवरण देने के लिए, तो इसमें हमें क्या करना है, तो हम लोग इसमें गवर्नर की शक्ति, जो भी राज्यपाल की शक्ति है और उसके कार्य हैं, उसको पहले तो सरल और सहज भाषा में लिखेंगे। अब बोली बात कि फैक्ट्स में क्या लिखना है, तो फैक्ट्स में बोल रहा है कि हम लोग इसमें जो भी शक्ति और कार्य के बारे में बताएंगे उसको आर्टिकल्स के साथ बताएंगे, सभी पॉइंट को बताएंगे आर्टिकल्स के साथ, आर्टिकल वाइज। तो इस तरह से हम फैक्ट्स के थ्रू उसके सारे शक्ति और कार्य को बता दिए और साथ में उसको बिहार के संदर्भ में भी जोड़ देंगे। जैसे कि कोई भी स्टेट, जनरली राष्ट्रपति या राज्यपाल का कोई भी कार्य होता है तो वो स्टेट्स के रिलेटेड होता है, तो हम लोग स्टेट्स में बिहार को इंक्लूड करके उसके आंसर को कर देंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखते हुए आंसर को एंड कर देंगे। और इसमें कहीं भी हम लोग महत्वादी के बारे में नहीं बताएंगे, जो नॉर्मल सी बात पूछी गई है बस उसी बात का सरल और सहज भाषा में आंसर करना है हमें। अगर हमसे क्वेश्चन में व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, स्पष्टीकरण दीजिए या दिए गए कथन की व्याख्या कीजिए, ऐसा पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो बोलता है अगर ऐसा पूछा जा रहा है इसका मतलब है कि अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे पूछे गए प्रश्नों से संबंधित जानकारी को सरल व सहज भाषा में लिखें और ऐसे प्रश्नों में फैक्ट्स की गुंजाइश कम होती है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल एक रबर स्टैंप है, व्याख्या कीजिए। तो ये एक स्टेटमेंट दे दिया गया, आपको बोला गया कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो भी जानकारी है हमें रबर स्टैंप के बारे में या संघ के एजेंट के रूप में बारे में कि हाँ ये रबर स्टैंप क्यों है या संघ का एजेंट क्यों है, वो हम पहले उसको बता देंगे। उसके बाद हम ये भी लिखेंगे कि राज्यपाल या राष्ट्रपति जो है वो रबर स्टैंप प्रतीत हो रहा है, लेकिन गहराई में देखने से पता चलता है कि वो रबर स्टैंप नहीं है, क्योंकि इसकी अनुमति से ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है या फिर राष्ट्रपति राज्यपाल के अनुमोदन के द्वारा ही विधेयक पारित होता है। राज्यों में संवैधानिक विफलता या राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल की भूमिका मुख्य होती है। मुख्यमंत्री के चुनाव में इनकी भूमिका होती है, केंद्र संबंध में इसकी भूमिका होती है और बहुत सारे काम में इसकी भूमिका होती है, इसलिए ये रबर स्टैंप नहीं है। तो ये भी हमें बताना है, तो मतलब व्याख्या में हमें सारी बातों को बताना और उसमें किसी फैक्ट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रश्न में आलोचना कीजिए जैसा पूछा जाता है तो वहाँ हमें क्या करना है, तो वहाँ पे अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि ये जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उससे जुड़े जो भी विषय वस्तु है उसके संबंध में नकारात्मक बातों को अधिक से अधिक लिखें, मतलब 70 to 75% हम लोग उसके नेगेटिव पॉइंट्स को लिखेंगे और 25 to 30% मतलब 25 से 30% उसके सकारात्मक बातों, पॉजिटिव पॉइंट को लिखते हुए एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जैसे कि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि हरित क्रांति की आलोचना करें, तो हम लोग या फिर बड़े बांधों की वर्तमान समय में आलोचना करें, तो हम लोग को अगर उसका आंसर करना है हरित क्रांति वाले का, तो पहले हम लोग उसके 70 to 75% उसके नेगेटिव पॉइंट को बताएंगे कि इसमें रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता का ह्रास होता है, फसल की गुणवत्ता का ह्रास होता है कीटनाशक और खरपतवार नाशी के प्रयोग से, अधिक सिंचाई के प्रयोग से भौम जल स्तर घट जाता है, वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ रही है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। ऐसे करके हम लोग को बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स को लिखना है 70 to 75%, लेकिन हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को भी बताना है कि हाँ कि इससे फसल की उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जैसे फसल उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हुआ है। तो 20 to 25% हम लोग उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को बताएंगे और उसके बाद हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन लिखते हुए अपने आंसर को एंड करेंगे। अगर प्रश्न में समीक्षा करें, समालोचना करें, परीक्षण करें, निरीक्षण करें, गुण दोष का विवेचन कीजिए, ऐसा पूछा जाता है तो इसका अर्थ है कि अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक तथा नकारात्मक बिंदुओं में बराबर बराबर हिस्सों में लिखें और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचे, मतलब कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को 50-50% लिखना है और लास्ट में हमें एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि 60-62 बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। तो इसमें हमें उनके विदेश नीति के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को बराबर बराबर लिख करके एक लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचना है। अगर प्रश्न में मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ऐसा पूछा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जा रही है
कि पूछे गए प्रश्न में विषय का सार्वकालिक एवं वर्तमान समय में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, साथ ही साथ उसके दोष को भी बताना है और अंत में उसकी समग्र उपयोगिता मतलब उसकी क्या वैल्यू है उसको रेखांकित करना है। अगर हम लोग उदाहरण देखें तो 63rd बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया है, बिहार में संथाल विद्रोह के कारण और परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग कारण और परिणाम लिखेंगे और एक शॉर्ट में इम्पोर्टेंस बताएंगे। मतलब एक पैराग्राफ हम लोग कारण को दे देंगे, एक पैराग्राफ हम लोग परिणाम को दे देंगे और शॉर्ट में कुछ लाइंस में हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस को बताएंगे और एक पैराग्राफ में मतलब हम लोग 2 से 3 पॉइंट उसकी वो आंदोलन क्यों असफल हुआ, उसके क्या कारण थे, उसके क्या दोष थे जिसके कारण वो असफल हो गया, उसको बताएंगे और लास्ट में वर्तमान संदर्भ में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये महत्वपूर्ण बना हुआ है बताते हुए आंसर को एंड करेंगे। मतलब लास्ट में कंक्लूजन लेकर के आंसर को एंड कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर प्रश्न में विवेचना कीजिए ऐसा पूछा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जा रही है कि वे पूछे गए विषय वस्तु की सभी जानकारी को बहुत ही तार्किक रूप से सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए उसको प्रस्तुत करें और जिसका अर्थ है कि हर बिंदुओं का पक्ष और विपक्ष दोनों रखें। उदाहरण के लिए अगर देखें तो 41वीं बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि की जो मुख्य प्रवृत्ति हैं उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को रखेंगे कि क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, वो सारे चीज़ और लास्ट में कंक्लूजन लिख करके हम उस आंसर को एंड कर देंगे। अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि विश्लेषण कीजिए तो इसमें हमें क्या करना है, तो ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे दिए गए कथन या विचार को कई सरल भागों में विभाजित करते हुए उसकी व्याख्या करें और इस ऐसे प्रश्नों में क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण में अगर 47वीं बीपीएससी का एक प्रश्न देखा जाए कि मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, तो इसका हम लोग आंसर कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रश्न को सरल भागों में विभाजित करें तो हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्न में 2 पार्ट है, एक तो मौर्य काल की बात की जा रही है और दूसरा मौर्य कला और स्थापत्य की बात की जा रही है और इसमें हमें मौर्य कला और स्थापत्य की विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम इसमें बताएंगे कि जो भी इसकी कला और स्थापत्य है वो क्या बनवाया गया, कौन बनवाया, कहाँ बनवाया, क्यों बनवाया, कैसे बनवाया, इसकी खासियत या इसकी विशेषता क्या है, क्या इसमें अद्भुत है, ये सारी चीज़ों को बताएंगे। और अगर आंसर में स्कोप है तो आप बीच बीच में चित्र या फिर फ्लो चार्ट या डायग्राम मैप ज़रूर बनाएं, क्योंकि इससे आंसर जो है वो और ज़्यादा साइंटिफिक और रीजनेबल प्रतीत होता है। और लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको लगे कि ये स्कोप नहीं है, चित्र और डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो फोर्सफुली उसको बनाने की आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ रही होनी चाहिए, क्योंकि मार्क्स में उससे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर प्रश्नों में पूछा जाए कि तार्किक विखंडन करते हुए समझाइए, तो इसका अर्थ है कि आप किसी जटिल वाक्य को सरल वाक्य में तोड़कर उसमें निहित उप प्रश्नों की पहचान करें, उसके बाद ही उत्तर लिखना शुरू करें। ऐसे प्रश्न जनरली यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप एक सवाल देख सकते हैं कि यूपीएससी में पूछा गया है 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद समयों में से एक के रूप में देखा जाता है, इसका मूल्यांकन करें। तो इस सवाल में सबसे पहले हम लोग अगर इसको सरल भाषा में विखंडित करेंगे तो देखेंगे कि 2 पार्ट निकल के आ रहा है। पहला कि 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा पार्ट है स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा विवादास्पद समय में से एक। तो हम लोग आंसर इन्हीं दोनों के संदर्भ में देंगे। सबसे पहला तो विवादास्पद समय की बात की जा रही है भारतीय इतिहास में, तो इसके पहले भी मतलब इस 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के पहले भी बहुत सारे विवादास्पद समय आए हैं, तो उनमें ये सबसे ज़्यादा है, तो इस पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा रहती है
कि आंसर पॉइंट वाइज करना है या पैराग्राफ में। तो जहाँ क्वेश्चन की जैसी डिमांड रहती है हमें आंसर उसी तरह करना है। जैसे मान लीजिए कि आपसे 1857 के विद्रोह का कारण पूछा जा रहा है, तो आप वहाँ पे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण ऐसे करके आप पैराग्राफ में आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पटना कलम की विशेषता पूछी जा रही है तो आप पॉइंट वाइज सारी विशेषता को बताएंगे। जैसे कि पहले पॉइंट में आप बताएंगे कि एक मिश्रित शैली है जो कि मुगल शैली और ब्रिटिश शैली और कांगड़ा शैली, पहाड़ी शैली, स्थानीय शैली से मिलकर के बनी है। दूसरा आप दूसरे पॉइंट में आप इसके क्षेत्र को बता सकते हैं कि ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में ये फैली हुई थी, इसका क्षेत्र बंगाल और बिहार का क्षेत्र था। तीसरी पॉइंट में आप बता सकते हैं कि इसमें प्राथमिक रंगों का प्रयोग हो सकता था। इस तरह आप पॉइंट वाइज इसकी विशेषता को बताएंगे। तो मतलब जैसे क्वेश्चन का डिमांड होगा हमें आंसर उसी तरह करना है। अपकमिंग वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस के मॉडल आंसर देखेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हमें आंसर किस तरह से लिखना है, हमारे आंसर में क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह से हम अपने आंसर्स को अच्छा बनाएंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो बिहार में कला एवं विकास पे है। मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।